हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री और ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, ये है एडजॉर्प्शन। तो बड़े ध्यान से समझेंगे व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन। तो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड resulting in higher concentration of the molecule on the surface than in the bulk is called adsorption। इसका क्या मतलब है? एडजॉर्प्शन में बेसिकली दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे की सरफेस पे रिटेन हो रहा है, ठीक है, और ये वो सब्सटेंस है जिसकी सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल रिटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन में कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये इसकी सरफेस पर रिटेन हो जाते हैं इन हायर नंबर देन इन द बल्क। मतलब ये अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करते हैं। ये जो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हैं वो रिटेन हो जाते हैं इस सब्सटेंस की सरफेस पर। बस इसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस पर होने वाली फिनोमिना है। अंदर बल्क तक ये सब्सटेंस जनरली नहीं पहुंच पाते हैं जहां मैं क्रॉस कर रहा हूं। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं दैट इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। और ऐसा आप घर में करके भी देख सकते हो। अगर आप चॉक को इंक में डिप करोगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा एडजॉर्प्शन। और ये हम कैसे पता करेंगे? दैट इट इज़ नॉट अ बल्क फिनोमिना बट इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। तो अगर आप चॉक को तोड़ेंगे तो बीच का जो पोर्शन होगा, क्रॉस सेक्शन जो बीच का होगा, वो आपको वाइट नज़र आएगा। इसका मतलब है कि जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो अंदर तक नहीं पहुँचे हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दैट इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। अगर इसको हम इन मॉलिक्यूल को यहाँ से वापस निकालें समहाउ, तो ये एडजॉर्प्शन का उल्टा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं डिजॉर्प्शन। सो द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। तो मैंने आपको क्या बताया सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन क्या है? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड retaining the molecules of a substance at the surface of a solid or liquid resulting in higher concentration of the molecule on the surface than in the bulk। इसी को हम कह रहे हैं दोस्तों एडजॉर्प्शन। तो आगे बड़े ध्यान से समझेंगे हम। तो देखिए यहाँ क्या है, एक एक्टिवेटेड चारकोल है। चारकोल कोल का ही एक फॉर्म है, राइट। तो एक्टिवेटेड चारकोल है। अब इसके देखिए ये इसकी सरफेस में किसी गैस के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा नंबर में। तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है क्योंकि सरफेस पर ये मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। और इसी को हम क्या कह रहे हैं? एडजॉर्प्शन कह रहे हैं। तो इस डायग्राम से आई होप आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब इसका एक सिमिलर एक टर्म है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? सिंपली बल्क फिनोमिना है। जब ये मॉलिक्यूल केवल सरफेस पर न रहकर बल्क तक पहुंच जाएंगे, अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो उसी को हम कहेंगे दोस्तों क्या? उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है। सो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ जो एडजॉर्प्शन है उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो सरफेस पर है मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है देन इन द बल्क। जबकि एब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्मली क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर एडजॉर्ब हुए हैं दे एंटर इन द बल्क। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम्पल भी है, अगर आप स्पंज को वाटर में डिप करेंगे तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो स्पंज के अंदर तक चले जाते हैं, तो उसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सिंपल से अब बात आप देखिए, एडजॉर्प्शन आप देखिए सरफेस में फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, अब दो चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी।
जो सब्सटेंस किसी सरफेस पर रिटेन हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर रिटेन हो रहा है, उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेट। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो गैस था वो क्या था, एडजॉर्बेट, और जिसकी सरफेस पर रिटेन हो रहा है उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेंट। बहुत कन्फ्यूजन होता है अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो। देखिए, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, तो यहाँ अगर हम कहेंगे इस वाले डायग्राम में, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं दोस्तों, ये गैस के मॉलिक्यूल क्या है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर एडजॉर्बेट, जो एडजॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो चारकोल है जिसकी सरफेस पर ये फिनोमिना हो रहा है, उसको हम कहेंगे एडजॉर्बेंट, उसको हम क्या कहेंगे, एडजॉर्बेंट। बहुत आसान, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो एडजॉर्प्शन आप देखिए सरफेस फिनोमिना है, और इसका ऑपोजिट मैंने आपको कहा डिजॉर्प्शन, ठीक हो गया। और अगर आप एब्जॉर्प्शन देखेंगे तो वो तो आपका क्या है, बल्क फिनोमिना है, वो अंदर तक मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे। एडजॉर्प्शन के भी दो टाइप होते हैं, फिजियोअब्जॉर्प्शन एंड केमियोअब्जॉर्प्शन, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन होता क्या है, क्यों है, राइट। सो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है। जो एडजॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं, दे आर व्हाट, द अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑफ द एडजॉर्बेंट। अब कैसे ये अनबैलेंस्ड है देखते हैं। सो द अनबैलेंस्ड फोर्सेज ऑफ द एडजॉर्बेंट are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface resulting adsorption, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें हम ऐड कर लेते हैं, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है ये एक सरफेस फिनोमिना है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, मतलब जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है, जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा ही क्या होगा, एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, राइट। सो द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखिए ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अनबैलेंस फोर्सेस। अब देखिए अनबैलेंस फोर्सेस का क्या मतलब है, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, राइट। अब ये जो सब्सटेंस है ये तो कई सारे मॉलिक्यूल से बना होगा, राइट, कई सारे मॉलिक्यूल से बना होगा। अब आपको पता है देयर आर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जो भी सब्सटेंस में होगा, तो कोई एक एटम अगर आप या मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे तो ये एटम या मॉलिक्यूल क्या होगा, हर डायरेक्शन से क्या हो रहा होगा, दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा होगा। ये जो एटम है ये क्या कर रहा होगा, हर डायरेक्शन से क्या कर रहा होगा, दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा होगा, दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक होगा। इसलिए अगर आप इस मॉलिक्यूल पर रिजल्टिंग फोर्स देखोगे तो ये क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप बल्क में देखेंगे तो बल्क में क्या है, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं इनसाइड द बल्क, ठीक है। बट अगर आप सरफेस के मॉलिक्यूल को कंसीडर करोगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल में इधर तो फोर्स लग रहे हैं, इधर भी फोर्स लग रहे हैं, इधर की साइड फोर्स लग रहे हैं क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल हैं, बट ऊपर की साइड से इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं या एटम हैं, दे आर एक्सपीरियंसिंग द अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्स, और इसी अनबैलेंस रेसिडुअल फोर्स की वजह से जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आपको बात समझ में आई होगी, आई होप। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर आप सरफेस के मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो सरफेस के मॉलिक्यूल के पास क्या नहीं है, बैलेंस फोर्स नहीं है। बैलेंस फोर्स होने के लिए क्या चाहिए, हर जगह से मॉलिक्यूल होने चाहिए कि इसको हर जगह से बराबर अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा और जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। बट ऐसा है नहीं, सरफेस के मॉलिक्यूल में यहाँ तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि वहाँ तो उसकी बाउंड्री है, वहाँ ख़त्म हो रहा है।
तो बट अगर अंदर वाले मॉलिक्यूल आप देखेंगे तो ये इसको अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सरफेस के मॉलिक्यूल का क्या है, देयर इज व्हाट, अनबैलेंस्ड फोर्सेज, और इसी अनबैलेंस्ड फोर्सेज की वजह से ये क्या करता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उसको रिटेन करता है, राइट। तो ये ही फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एडजॉर्प्शन। अब हम देखने वाले हैं कि जो एडजॉर्प्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का होता है एडजॉर्प्शन। पहला है आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हम फिजियो एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन में हम देखेंगे नंबर 1 इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। किसको हम फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे, इसको आप समझ लीजिए। When the particles of the adsorbate are held to the surface of the adsorbent by physical forces such as van der Waals forces, the adsorption is called physical adsorption और physioadsorption। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने कहा ये है adsorbent मान लीजिए, राइट, और ये है adsorbate के मॉलिक्यूल। तो ये जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल हैं ये एडजॉर्बेंट की सरफेस पर केवल वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज से ही जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं है। जैसे नाम से पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं, जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है उस पर केवल कैसे जुड़े हैं, बाय वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज, जिनको हम फिजिकल फोर्सेज भी कहते हैं, उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन है। तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, जो हमने बात की थी कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है उनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं है, वो केवल वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज से ही जुड़े हैं। और वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेज क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, राइट। तो ये है फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, राइट। तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे तो क्या है, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी क्या होती है आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब है जब ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो यहाँ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, क्यों एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड यहाँ पर फिजिकल ही सही बट बॉन्ड बन रहा है, राइट। अब आपको पता है क्योंकि ये जो फिजिकल बॉन्ड हैं दे आर वीक, तो अगर वीक बॉन्ड बनेगा तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। सिंपल सी बात है। सो लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन यहाँ पर होता है because the attractive forces between adsorbent and adsorbate molecules are weak and therefore the enthalpy of adsorption is low and it is of order 20 to 40 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन देखेंगे तो वहाँ एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। सो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो कम हैं, इसलिए वीक बॉन्ड बनता है, और क्योंकि वीक बॉन्ड बनता है इसलिए कम एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। दूसरा देखिए रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर का मतलब है कि एक बार सॉलिड और गैस के बीच में एडजॉर्प्शन हुआ, मतलब गैस के जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे, तो इन दोनों को सेपरेट भी किया जा सकता है। तो देखिए गैस और सॉलिड, ये गैस सॉलिड का यहाँ जो स्लैश हमने लिखा है इसका मतलब है कि गैस के पार्टिकल सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्ब हो चुके हैं। और यहाँ आप देखिए रिवर्सिबल साइन है, इसका मतलब है ये रिएक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। केवल अभी आप इस पर फोकस कीजिए। तो सॉलिड प्लस गैस क्या हो रहा है, जो गैस के पार्टिकल हैं दे आर बीइंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, दे आर बीइंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक हो जाएगा। बट इन दोनों को हम दोबारा से पहले जैसा भी कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल नेचर है। और ये रिवर्सिबल क्यों हो रहा होगा ये आप समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ जो फोर्स हैं गैस और सॉलिड के बीच में वो वीक हैं, तो जो वीक फोर्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। सो वही मैंने जो आपको बताया, as the forces of attraction between adsorbent and adsorbate are weak, the reaction can be reversed very easily। बहुत आसानी से क्या हो सकती है,
रिएक्शन रिवर्स हो सकती है। ठीक है, और अगर मैं आपको बात कहूँ कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो वॉल्यूम घट रहा है, क्योंकि यहाँ तो गैस के मॉलिक्यूल फ्री हैं, दे आर फ्री टू मूव। बट जब वो क्या करेंगे, सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, उसके बाद दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाने से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हमने पढ़ा था इन द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो लिखा है बाय अप्लाइंग ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों शिफ्ट होगा ये भी मैंने आपको बताया। एंड व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम कम हो रहा है उस डायरेक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। राइट, एक और चीज़ आप इसमें देखिए, क्योंकि हमने कहा लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है, मतलब कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, बट हीट तो रिलीज हो ही रही है, इसलिए यहाँ प्लस हीट लिखा है। इसका मतलब है ये रिएक्शन कैसा है दोस्तों, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक है तो आप ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के बेसिस पे बता सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो नेक्स्ट इफेक्ट अगर आप देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो हमने जैसा कहा कि जो प्रोसेस ऑफ फिजियोजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है, केमिकल में भी ऐसा ही होता है। तो एक्सोथर्मिक है मतलब जो रिएक्शन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पूरा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल में। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, मतलब the adsorption decreases with increase in temperature and this is all according to the ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। If the temperature is increased, the kinetic energy of the gas molecule increases and they leave the surface of the adsorbent. Therefore, rise in temperature decreases the extent of adsorption. हमने क्या कहा कि ये है adsorbent, right? और ये है adsorbate, जो गैस के मॉलिक्यूल इस पे रिटेन हैं बाय वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट दे कैन लीव द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट। और इसका मतलब है, सीधी सीधी बात है कि जो फिजिकल फोर्सेस थे इन दोनों को बाइंड किए हुए उनको ओवरकम कर लेंगे गैस के मॉलिक्यूल बाय गेनिंग द एनर्जी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसलिए ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी का मतलब है कोई भी एड्जॉर्बेट किसी भी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो सकता है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसका मतलब है कि ये कोई पर्टिकुलर एड्जॉर्बेट किसी पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट पे ही सरफेस पे ही एड्जॉर्ब होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस तो सब जगह प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा भी है क्लास 11th में। वॉन डेर वाल फोर्सेस तो सब जगह प्रेजेंट हैं, दे आर नॉट स्पेसिफिक, दे आर यूनिवर्सल। इसलिए ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये भी क्या नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिसिटी की कमी है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट आई मीन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। एक और देख लेते हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। ठीक है, जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो किसी सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एड्जॉर्बेट और सॉलिड सरफेस को हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। तो क्या कह रहा है, द गैस विच आर इजिली लिक्विफाइड आर एड्जॉर्ब इजिली, राइट, आर एड्जॉर्ब इजिली because van der Waals forces are stronger near the critical temperature. Again क्लास 11 में हमने पढ़ा था what is critical temperature। ठीक है, और ये critical temperature जितना ज़्यादा होगा
उतना आसान होता है गैसेस को लिक्विफाई करना है, क्योंकि कई बार जो गैसेस हैं उनके बहुत लो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। और अगर बहुत लो क्रिटिकल टेम्परेचर है तो आपको गैस को पहले उस टेम्परेचर के नीचे ले जाना पड़ता है, तब उसको अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तब जाके वो लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। तो अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर -160 है तो -160 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही वो लिक्विफाई होगी, उसके ऊपर कभी भी नहीं होगी, चाहे जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई कर लो। और आपको पता है कि जो लो प्रेशर है वो अटेन करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अटेनिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब है जितना कम क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना मुश्किल होता है गैसेस का लिक्विफिकेशन। और गैसेस का लिक्विफिकेशन मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वहाँ वॉन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो जितना ज़्यादा वॉन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उतना इजीली गैसेस का लिक्विफिकेशन, और आप देखेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर हम इससे कंक्लूड करें तो सीधी सी बात है, द हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर द ईजियर विल बी द एड्जॉर्प्शन और द मोर विल बी द एड्जॉर्प्शन, क्योंकि द हायर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर द मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और वॉन डर वाल फोर्सेस। तो वही मैंने आपको बताया, द गैसेज विच आर इजिली लिक्विफाइड आर एड्जॉर्ब इजिली। क्यों? बिकॉज वॉन डर वाल फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर, राइट, नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर आपको इजिली अटेंड होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 1 ग्राम ऑफ चारकोल एड्जॉर्ब मोर SO2, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए 630 केल्विन है, देन मीथेन, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190। तो 190 टेम्परेचर बहुत कम है, राइट। 190 टेम्परेचर अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे ये बहुत कम टेम्परेचर है। और उसके कंपैरिजन में जो सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 630 केल्विन, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर अटेंड करना ज़्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में। और क्योंकि ये टेम्परेचर अटेंड करना ज़्यादा आसान है, मतलब इस गैस का लिक्विफिकेशन आसानी से हो सकता है। और इस गैस का लिक्विफिकेशन क्योंकि आसानी से हो सकता है, सो इट हैज़ मोर मैग्नीट्यूड और हायर मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही तो गैसेस ने सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्ब होना है, तो वो आसानी से एड्जॉर्ब हो जाएगी। तो आप सीधा सीधा ये ध्यान रखिए, द हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर द ईजियर इज द एड्जॉर्प्शन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। अब हम दूसरा एड्जॉर्प्शन देख रहे हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन। और आप साथ साथ में इन दोनों को कंपेयर भी करते रहिए, क्या फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए केमिकल एड्जॉर्प्शन, व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एड्जॉर्बेट आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट बाय केमिकल फोर्सेस, राइट, और chemical bonds, the adsorption is called chemical adsorption और chemisorption। मतलब यहाँ पर क्या है, जो एड्जॉर्बेंट है और जो एड्जॉर्बेट है इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है। पहले यहाँ केमिकल बॉन्ड नहीं था, तो इनके बीच में अभी क्या बनता है दोस्तों, केमिकल बॉन्ड बन रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन कह रहे हैं। और केमिकल बॉन्ड बनने से मतलब है यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सीधी सी बात है, राइट। तो वो क्या होगा आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो जब फिजिकल बॉन्ड बनता है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो केमिकल एड्जॉर्प्शन। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो आपको पता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हमने देखा था लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्योंकि वहाँ वीक बॉन्ड बना था, राइट। और बॉन्ड भी कैसा था, वो थे वॉन डर वाल फोर्सेस। बट यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो ट्रू केमिकल बॉन्ड बना है, यहाँ पर तो क्या है, ट्रू केमिकल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रू केमिकल बॉन्ड बना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अगर बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। सो इन केमिजॉर्प्शन
the attractive forces between the adsorbent and adsorbate molecules are stronger chemical bonds, ज़्यादा strong है, and therefore the enthalpy of adsorption is high, 80 to 240 किलोजूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? ज़्यादा है। इन केमिजॉर्प्शन मैंने पहले भी बताया, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फिजिकल एडजॉर्प्शन में कम थी। राइट, आप मैग्नीट्यूड भी देख सकते हैं, यहाँ 80 to 240 किलो जूल है और वहाँ काफ़ी कम हमने देखा था। दूसरा है इरिवर्सिबल नेचर। राइट, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन था वो रिवर्सिबल होता है, क्योंकि जो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बने हैं उनको आसानी से ओवरकम किया जा सकता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना है और वो इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है, मतलब कंपाउंड ही बन गया यहाँ पर तो। राइट, सो अनलाइक केमिकल एडजॉर्प्शन इट इज़ इरिवर्सिबल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड थ्रू केमिकल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमने देखा था फिजिकल एडजॉर्प्शन में कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फिजिकल एडजॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड देन डिक्रीजेज रेगुलरली। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पहले तो रिएक्शन, मान यहाँ पर तो बेसिकली रिएक्शन हो रहा है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को होने के लिए कुछ टेम्परेचर तो चाहिए होता है, जैसे आपको पता है, मान लीजिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी अगर देनी है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, शुरू में जो एडजॉर्प्शन है वो बढ़ता है, बट जब कंपाउंड बन गया उसके बाद भी आप लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा टेम्परेचर इतना बढ़ने की वजह से यहाँ क्या हो जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे। तो फिर क्या होने लगेगा, एडजॉर्प्शन कम होने लगेगा। तो अगर आप फिजिकल एडजॉर्प्शन को प्लॉट करोगे अगेंस्ट द टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर और इधर फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से सीधा कम है। और अगर आप केमिकल एडजॉर्प्शन को प्लॉट करोगे अगेंस्ट द टेम्परेचर तो ये पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। वही उसमें हाई सेलेक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद देखिए हाई सेलेक्टिविटी क्या है। हमने देखा था फिजिकल एडजॉर्प्शन में लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस तो यूनिवर्सल हैं, बट केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, इट इज़ हाईली सेलेक्टिव, हाईली स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ क्या बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं। राइट, केमिकल एडजॉर्प्शन इज हाईली सेलेक्टिव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन क्या करता है, सरफेस, किसी मेटल की सरफेस पर एडजॉर्ब होता है तो वो क्या बनाएगा, वो ऑक्साइड बनाएगा। नाइट्रोजन एडजॉर्ब होती है तो हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है तो हाइड्रोजन बनाएगा हाइड्राइड। मतलब ये बेसिकली क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन है। यहाँ क्या है, कंपाउंड फॉर्मेशन है, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन है दोस्तों वो हाईली स्पेसिफिक होता है। ऑक्सीजन हाइड्राइड नहीं बना सकता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं बना सकता है। तो ये मेजर डिफरेंस है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में। इसके बाद देखिए स्टेट ऑफ एडजॉर्ब्ड स्पेसीज। ठीक है, स्टेट ऑफ एडजॉर्ब स्पेसीज का मतलब है जो स्पेसीज एडजॉर्ब हो गई है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन जब तक एडजॉर्ब नहीं हुई तो ये O2 है, मान लीजिए। अब हम एक बार फिर से देखते हैं डायग्राम में, यहाँ पर बल्क का क्या मतलब है। मान लीजिए ये है एडजॉर्बेंट और ये है एडजॉर्बेट। ये जब तक एडजॉर्ब नहीं हुआ है तब तक, मान लीजिए ऑक्सीजन एडजॉर्ब हो रहा है तो यहाँ इन सब जगह में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगी। बट जब ये एडजॉर्ब हो गया है, इसने केमिकल बॉन्ड बना दिए हैं, अब केमिकल बॉन्ड बना देने के बाद ये तो O2 में नहीं होगा, तो इसको भी हम बल्क मान सकते हैं। इधर जो स्टेट है वो O2 ही है
और यहाँ जो स्टेट है ये चेंज होके क्या हो गई है, O2 नेगेटिव भी हो सकती है, O2 नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ भी स्टेट हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर स्टेट चेंज हो जाती है, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है तो स्टेट चेंज नहीं होती है, ठीक है। एक डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये है निकल, राइट। ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है ये है अनबैलेंस्ड रेसिडुअल फोर्सेज। यही फोर्सेज क्या हैं दोस्तों, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्जॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पर आ रही है। अब यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन के एटम्स ने अपना ओरिजिनल बॉन्ड नहीं तोड़ा है और यहाँ केवल हम डॉटेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं, मतलब यहाँ अभी केमिकल बॉन्ड बना नहीं है, केवल ये वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज से ही क्या है, एड्जॉर्ब हैं। तो इसको हम कहेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ इस केस में हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पहले था वो टूट गया है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, अब इन्होंने क्या किया है, सीधा निकल के साथ बॉन्ड बना दिया है। तो ये तो एक कंपाउंड बन गया और बेसिकली ये हाइड्राइड है, तो इसको हम कहेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन होने से पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि गिब्स एनर्जी चेंज कैसे वेरी करता है ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। तो गिब्स एनर्जी चेंज क्या है हमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आपको पता है। अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा और उसके लिए जनरली क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है और डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो वो हमेशा वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। आप इसमें रख के देख लीजिए, डेल्टा एच नेगेटिव रखिए और डेल्टा एस, टी तो पॉजिटिव ही होगा केल्विन स्केल पे, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा नंबर या जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो रिएक्शन तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, बट ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है उसके बाद रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन के केसेस में देखिए डेल्टा एस नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एस का मतलब, डेल्टा एस क्या है, ये है एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब है ये है रेंडमनेस, ठीक है। रेंडमनेस का मतलब कितना डिसऑर्डर है। तो अगर किसी प्रोसेस में डिसऑर्डर बढ़ता है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। देखिए अब बट एड्जॉर्प्शन के केस में तो डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है। डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब है एड्जॉर्प्शन होने के बाद जो डिसऑर्डरनेस है वो कम हो जाती है। तो इस रिएक्शन को क्या नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। अगर केवल आप डेल्टा एस के बेसिस पे देखोगे, ये देखिए दोस्तों, ये है एड्जॉर्बेंट और ये यहाँ एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है, कोई कहीं भी मूव कर रहा है। बट अगर जब ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे इसकी सरफेस पर, तब तो ये फ्रीली मूव नहीं करेंगे। फ्रीली मूव नहीं करेंगे का मतलब यहाँ सिस्टम में क्या आ गई है, ऑर्डरनेस आ गई है। सिस्टम में ऑर्डरनेस आ गई है, मतलब पहले के कंपैरिजन में जो डिसऑर्डरनेस है, जो रेंडमनेस है, वो कम हुई है। और अगर रेंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। और डेल्टा एस अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए, बट ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, फाइनली डेल्टा जी देखते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एस तो पॉजिटिव है, मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा एस यहाँ पर डेल्टा एस तो नेगेटिव है, इसके बावजूद भी डेल्टा जी नेगेटिव ही होता है। एक बार हम फिर से एक्सप्रेशन लिख लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।
अब हमने कहा क्योंकि रेंडमनेस कम हो रही है तो डेल्टा एस तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव ये तो पूरा टर्म पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 50, तो अगर ओवरऑल इसको नेगेटिव आना है तो जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव होना चाहिए और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए ये -60 है, तभी जाके ये क्या आएगा, -10 आएगा और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यही तो कह रहे हैं, इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, डेल्टा एस तो नेगेटिव है बट डेल्टा एच इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि इसकी वजह से डेल्टा जी नेगेटिव ही रहता है और जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस ही बनी रहती है। तो जैसा मैंने कहा, डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से मान लीजिए -t डेल्टा एस का वैल्यू आया 50, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा एच का जो नेगेटिव वैल्यू है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और होता है इस केस में, तभी जाके ये रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, बट जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या कहा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कम से कम, मतलब इसकी जो नेगेटिव क्वांटिटी है वो कम होती रहती है, वो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव में, वो कम होता रहता है। और आप ऐसा समझ भी सकते हैं, ऐसा क्यों, कि जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होता जाएगा, तो कम, उसके बाद क्या होगा, कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अब एड्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। और जो टी डेल्टा एस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेंडमनेस कम होती जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, आपका लेस नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए ये हो गया 50 और ये कितना हो गया, -50। ठीक है, इससे पहले वाले केस में हमने देखा था ये बड़ा था। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये डेल्टा जी 0 हो गया। डेल्टा जी 0 होने का मतलब है अब कंडीशन कहाँ पहुँच गई है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब है फर्दर अब क्या नहीं होगा, एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, जितना एड्जॉर्प्शन होगा, अगर होगा भी तो उतना ही डिजॉर्प्शन होगा। मान लीजिए इतने सारे मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए हैं, और अभी भी अगर आपके पास बल्क में कुछ मॉलिक्यूल बाकी हैं, तो एक अगर आएगा तो यहाँ से एक जाएगा, इसी को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। तो ओवरऑल अब जो कॉन्सेंट्रेशन है एड्जॉर्बेट की, एड्जॉर्बेंट पे वो बढ़ने वाली नहीं है। तो वो कब हुआ, जब डेल्टा जी 0 हो गया, राइट। तो ये था दोस्तों पार्ट 1 ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। तो इसमें हमने कुछ बेसिक्स देखे, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।